राजस्थान में 7 सीटों पर लेकर के सियासी समीकरण शुरू हो गए हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सभी सियासतदान जो हैं या सियासी दल हैं अपने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण साधने में जुट गए हैं। आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज़ की विशेष पेशकश एजेंडा। और हमारा आज का विषय है राजस्थान में उपचुनाव। राजस्थान में जिस तरीके के जो चुनाव शुरू हुए हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और प्रचार की जो प्रक्रिया है उसमें जुट गए हैं। अगर सूबे के मुखिया की अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो वो भी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो भी मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं, जिन 7 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उन चुनाव में जो किस पार्टी के पास कितनी जो सीटें थी वो थी मैं बताना चाहूँगा आपको। कांग्रेस पार्टी के पास 4 सीटें थीं और जो 3 सीटें बची उसमें सलूम्बर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो वहीं जो खींवसर सीट है वो आरएलपी के पास थी। अगर हम बात करते हैं अगर 84 की, तो 84 में बीएपी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, उसके पास थी। तो इस तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन दोनों ही पार्टी अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार 7 की 7 सीटें हम ही जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि 7 सीट हमारे खाते में आएंगी। लेकिन सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 लोगों का खास पैनल मौजूद है जो बात बताएंगे किस तरीके से हर पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं अटल जी, अटल खंडेलवाल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा पंकज शर्मा से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। और इन सभी पर यानी ओवरऑल जब दोनों पहलुओं को लेकर के जो अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनंत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अनंत जी, पूरे देश भर में जो कि उपचुनाव चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट में भी वहां पर जा करके जो ग्राउंड रिपोर्ट भी लेकर के आए हैं, उनसे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा को शुरू करें, आइए पहले देख लेते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वह सीटें झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, 84, सलूम्बर और रामगढ़ हैं। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद्र मीणा, खींवसर से रतन चौधरी, 84 से महेश रोत, सलूम्बर से रेशमा मीणा और रामगढ़ से आर्यन जुबैर को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं भाजपा ने दौसा से जगमोहन मीणा, झुंझुनू से राजेंद्र भांभू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से रेवंत राम, सलूम्बर से शांता देवी और 84 से कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा कह रही है कि इस बार 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि 7 में से 4 सीटें पहले से ही हमारी हैं, बाकी 3 सीटों पर भी जीत हमारी होगी। आप भी अगर निष्पक्ष मूल्यांकन अपने अपने मन में कर रहे होंगे, आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ। सातों सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है। 7 में 1 सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। और हम ऐतिहासिक रूप से इस बाई इलेक्शन को 7-0 के रिकॉर्ड से जीतने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी 7 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ रही है और हम
जो है माइक्रो मैनेजमेंट के तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। वहाँ पे हमारे पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, वो 10 माह का जो ये बीजेपी का शासन राजस्थान में रहा, इसमें जो तकलीफ़ें हुई किसानों को, जैसे खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, भरी गर्मी में लोगों को बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला पीने के लिए। इसके अलावा जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उनको रोका गया, ठंडे बस्ते में डाला गया। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रचार अभियान हमारा चल रहा है और घर घर जा कर के जो ज़्यादा जोर है वो है कम्युनिटी मीटिंग्स करना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, घर घर जाना और इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे तमाम बड़े नेता हैं वो अभी क्षेत्रों में फील्ड वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी समर में उतरकर चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगे हैं, तो वहीं भाजपा के तमाम नेता उपचुनाव वाली सीटों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कमोबेश यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। तो अभी इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की किस तरीके से जो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं और जो पार्टी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो किस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं अनंत मिश्रा के पास आना चाहूँगा। सर, चूँकि आप फील्ड में अक्सर जाते रहते हैं और जिस तरीके से जो गहन अध्ययन करते हैं, आपको क्या लगता है, जैसे अभी हमने बाइट में सुना कि जो राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, प्रभारी हैं राजस्थान के, दावा कर रहे हैं कि 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो स्वर्णिम चतुर्वेदी थे, उन्होंने कहा कि 7 सीटें हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि कितनी पार्टी किसके पास जा रही हैं? देखिए, आज की तारीख में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी सीटें किसके पास जा रही हैं, लेकिन ये सही है कि वो राजनीतिक दल ही क्या जो जीत के दावे नहीं करे। बिल्कुल, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अभी पिछले 1 साल पहले हमने नवंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव देखे। कांग्रेस भी कह रही थी कि हम फिर से रिपीट होंगे, राजस्थान का जो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का उसका रिवाज बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे, और जब नतीजे आए तो सबके सामने थे कि 115 सीटें भाजपा की, 69 कांग्रेस की सीट है। लेकिन यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो 7 उपचुनाव के लिए आपकी रिपोर्ट भी बताई और आपने जो बताया कि 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक भाजपा के पास, एक बीएपी के पास और एक आरएलपी के पास। तो इन चुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बीजेपी सारी सीटें हार जाती है तो उसके खाते से 1 सीट निकल जाएगी, और अगर कांग्रेस सारी सीटें हार जाती है तो उसके खाते से 4 सीटें निकल जाएंगी। क्योंकि सवाल यहाँ राजनीतिक दलों के लिए इन चुनाव के नतीजों का इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि ये पहला मौका है जब कांग्रेस और भाजपा के दशकों से स्थापित नेता आज राज्य की राजनीति से इतर केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। अशोक गहलोत जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, वो आज राष्ट्रीय राजनीति में चले गए। सचिन पायलट भी महासचिव बन गए हैं। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है कि पिछले 4 दशक से जो पार्टी वसुंधरा राजे, गुलाब कटारिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ती थी, आज गुलाब कटारिया पंजाब के राज्यपाल बन चुके हैं और वसुंधरा राजे। लेकिन सर, अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो अभी नवनियुक्त जो अध्यक्ष भाजपा के मदन राठौर, उनका तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा है, उनकी जो घड़ी आई है, अगर ये चुनाव होंगे, अगर रिजल्ट जो होगी वो इनके उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो नतीजे, अगर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम 7 सीटें जीतती हैं, अगर वो 7 नहीं 4 भी सीटें जीतती है तो उसके खाते में 3 सीटें बढ़ेंगी। और जो नया नेतृत्व है, भजनलाल जी शर्मा और मदन राठौर जो नए हैं अपेक्षाकृत दूसरे नेताओं के मुकाबले, तो उनके खाते में ये जीत दर्ज होगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें गंवानी पड़ी, 2 चुनाव में रिजल्ट हमारे सामने है जिस तरीके से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसको 11 सीटें गंवानी पड़ी। अनएक्सपेक्टेड था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आता हूं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अटल जी, 1 सीट आपके पास थी सलूम्बर से जिस तरीके से आपके पास थी, बाकी जो 6 सीटें थी वो अलग अलग पार्टियों के पास थी। किस बिना पर आप 7 सीट के 7 सीटें जीतने का जो दम भर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है, आप किस बिना की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 वजह हैं जी। पहला, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, तो हम बूथ स्तर से मजबूत कार्य करना शुरू करते हैं। बूथ से मंडल से हम विधानसभा तक आते हैं और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। ये
हमारे जितने भी आप देखोगे, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, प्रभारी जी हों और प्रदेश अध्यक्ष जी और पदाधिकारी हों जी, वो सब फील्ड में हैं। दूसरा देखिए, हमारी विचारधारा वो हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करती है और देश प्रथम की भावना के साथ कहती है कि भाई जनता में ये, जनमानस में ये विचार जाए। तीसरा, हम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करती है। आपको पता है 10 महीने पहले 5,89,000 करोड़ के घाटे में ये प्रदेश आ चुका है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंशा जता दी। देखिए, इंपॉर्टेंट होता है आपकी मंशा जताना कि हमने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की। रोजगार कैसे आएगा? 4 लाख रोजगार 5 सालों में, 1 साल में प्रति वर्ष 1 लाख रोजगार देने की बात की, 6 लाख प्राइवेट रोजगार देने की भी बात की। तो अटल जी, आएगा आपने कैसे? तीन उसके बिंदु लिए बताए हैं आपने राइजिंग जिस तरीके से। राजस्थान, बिल्कुल 3 बिंदु बताए। 3 बिंदु के आधार पर आप जो दावा कर रहे हैं कि ये 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। माना कि आपके पास 4 सीटें थीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपके पास जो 4 की 4 सीटें वो बरकरार रहेंगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा और उससे आगे बढ़कर आप 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछले 10 महीने का बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है जी, वो बिल्कुल निराशाजनक कार्यकाल रहा है और एक तरह से मैं कहूँ कि बिल्कुल आक्रमण्यता सरकार की रही है, कुशासन रहा है। आप देखिए, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, बेरोजगार हो, ये सभी लोग लगातार इसमें सरकार से किसी न किसी विकास की मांग करते रहें, कुछ योजनाओं की मांग करते रहें, बेरोजगार रोजगार की मांग करते रहें। किसान, अगर आप बात करें कि यूरिया खाद की बात करनी हो तो डीएपी अभी तक किसी भी लगभग 12 जिलों में तो डीएपी पहुंचा भी नहीं है और रबी की फसल की अंतिम चरण चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरियां अब तक दी है और उसमें से भी 8,000 से ज्यादा नौकरियां वो है जिसकी प्रक्रिया कांग्रेस के सरकार में हो चुकी थी। तो आप देखेंगे नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। ये दावा ही कर रहे हैं ना, अभी तक दी नहीं। ये इनके सरकारी आंकड़े हैं जो मैं दावा कर रहा हूँ। 12,800 से ज्यादा नौकरियां इन्होंने दी है पिछले 10 महीने में और ये इनका सरकारी आंकड़ा, मेरा सरकारी आंकड़ा नहीं है। आप देखेंगे लगातार बुजुर्गों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी उस पर लगातार रोक लगी हुई है। वो पिछले 5 महीने से सरकार ने उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को रोका हुआ है। आप देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है। डायलिसिस की 30-30 करोड़ तक की जो मशीनें हैं वो खराब पड़ी हुई है। लगातार आप देखेंगे कि जो मुफ्त दवा योजना थी, मुफ्त इलाज योजना थी, सब भी चरमराई हुई है। आप देखेंगे शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में कभी वो शिक्षकों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, कभी वो मोबाइल बैन करने की बात करते हैं। मुझे लगता है उनको शिक्षा के मुद्दे से ध्यान भटका चुके हैं। आप देखेंगे कि जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री लगातार पिछले 6 महीने से गायब है। उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। वो आपदा मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने आपदा जो लगातार अतिवृष्टि हुई, वर्षा हुई, बाढ़ आई राजस्थान में, तभी भी वो गायब थे। उन्होंने कोई बात राजस्थान की जनता की नहीं रखी। तो जो लगातार जो विभागों के मंत्री हैं वो राजस्थान की जनता की बात नहीं कर रहे हैं। जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उसने लगता है कि उससे मुंह फेर लिया है सरकार ने और इसी वजह से हम लोग आश्वस्त हैं कि जो सातों के सातों विधानसभा सीटें जीत कर आएंगे। हैं जो वो गौड़ होते चले जा रहे हैं। सरकार में जो वादे थे, जो दावे थे, वो चीज नहीं पूरे हो पा रहे हैं। आनंद जी, हम जिस तरीके से हमने बात की, हर आदमी 7 सीटों का दावा कर रहा है। मान लीजिए कि इसमें कुछ भी परिणाम आते हैं, 23 तारीख को नतीजे हमारे सामने होंगे, हम सबको पता चल जाएगा कि किसी के पास कितनी सीटें गई। जो भी रिजल्ट आते हैं, इसका जो राजनीति में क्या कुछ असर पड़ेगा अगर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो? देखिए, प्रदेश की राजनीति, मैंने भी कहा, सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है। बीजेपी सारी सीटें हार जाती है तो 115 की 114 रह जाएंगी, बहुमत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकलेंगे। अगर बीजेपी जो दावा कर रही है, 7 नहीं, मैं कह रहा हूं 4 सीटें भी बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए एक उत्साह बनकर ऑक्सीजन का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जो बीजेपी हताश हुई, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में जो बीजेपी के नतीजे उसके आशा के अनुकूल नहीं निकले। अभी दोनों पक्षों की मैंने बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात सुनी कि हमने ये दावे किए, हमारी सरकार ये कर रही है। 85 के बाद 39 साल हो गए, राजस्थान में कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई। उसका कारण क्या है कि जो सरकारें कहती हैं वो कर नहीं पाती, जनता के जो अपेक्षाएं होती हैं उनसे, सरकारों से, वो नहीं कर पाती। सबसे बड़ा जो अभी इस चुनाव में मैं जो देख रहा हूं, दोनों पार्टियां कहती हैं हम 24 घंटे काम करने वाली पार्टी हैं, 365 दिन कार्य करते हैं, बूथ लेवल पे हमारे हैं। झुंझुनू के अंदर ब्रजेंद्र दौला के लड़के को कांग्रेस ने टिकट दिया,
रामगढ़ में जुबेर खान के लड़के को आर्यन टिकट खान को टिकट दिया। दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दौसा के अंदर किरोड़ीलाल मीणा के भाई को दे दिया जी। टिकट, उनके भतीजे पहले से एमएलए हैं। सलूम्बर के अंदर विधायक जिनकी निधन हो गया उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। आरएलपी ने खीवसर सीट पे जो हनुमान बेरीवाल सांसद पत्नी को है, टिकट दे दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। बातें हर पार्टी विचारधारा की परिवारवाद करती कहीं ना है, कहीं लेकिन हावी है। परिवारवाद इतना हावी है कि उपचुनाव में भी हाँ। वो पार्टी किसी कार्यकर्ता की बजाय अपने परिवार में, जगमोहन मीणा उनका भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं होगा, लाखों कार्यकर्ता होंगे, ये दोनों दलों के साथ लेकिन है। सर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो किरोड़ीलाल मीणा है उनको मनाने के चक्कर में उनको टिकट दिया गया है? ऐसा देखिए, कुछ? अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती वी आर पार्टी विद डिफरेंस, हम दूसरों से अलग हैं, और फिर उनकी पत्नी एमएलए रह चुकी, मंत्री रह चुकी, उनका भतीजा हो गया, वो खुद हैं, अब उनके भाई को दे दिया। अगर कोई किरोड़ीलाल मीणा जैसा जो 50 साल से संघर्ष कर रहा है, वो आदमी अगर एक उपचुनाव की सीट से मान जाता है, तो मैं इसमें राजनीति में जो गिरावट आ रही है वो बहुत बिल्कुल परिवारवाद की राजनीति से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा और ये जो वक्त की मांग भी है। अटल जी जिस तरीके से अभी जो है पंकज जी आरोप बहुत सारे लगाए आपके ऊपर कि आप जो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं करते। रोजगार की बात करते हैं, 10 महीनों में इन्होंने तो आंकड़ा बता दिया कि 12,000 के समथिंग में इन्होंने आपने खाली रोजगार दिया है, 1 लाख नौकरी देने की बात कही है, कैसे कर पाएंगे आप? ऐसा अतीक जी, पंकज जी शायद अपडेट नहीं है आंकड़ों से, जी, डेटा वो सरकारी आंकड़ा बता रहे मैं हैं। यही क्यों पंकज जी? देखिए मेरे पास है आंकड़ा। मैं यही बोल रहा हूँ कि केवल बात करने से काम तो चलता नहीं है। बात में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 आयोजन किए और दोनों आयोजनों में 27,000 तो उन्होंने उसी वक्त अपॉइंटमेंट्स दिए। ठीक है। और अब तक जो मेरे पास सूचना है 32,700-800 के करीब अपॉइंटमेंट्स दे चुके हैं। करीब करीब 65,000 नौकरियों की प्रक्रिया चालू है। इस साल 1.25 लाख के करीब, माना ये साल का अंत होगा मार्च तक, तो मार्च तक तो हम 1.25 लाख के करीब नौकरी दे चुके होंगे रोज इनको बेरोजगारों को। कितने आंकड़े आपके पास है जो जैसे कि पंकज जी ने बताया? 32,800, 27,000 तो उन्होंने खुद ने ही आयोजन करके 2 आयोजन करके और वो दिए हैं अपॉइंटमेंट। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने 35,000 का आंकड़ा दे दिया है और अब एक और बात बता देता हूं 12,000 आपको पे थे कि जहां तक देखिए दूसरी बात ये कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, बिल्कुल, तो हम लोगों का ये रहता है कि व्यक्ति सबसे पहले हमारी विचारधारा का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा वो कार्यकर्ता, मतलब एक अच्छा मजबूत कार्यकर्ता होना चाहिए जिसने काम किया हो। और जहां तक आप वहां दौसा की बात कर रहे थे, तो देखिए ऐसा है, दौसा में बहुत समय से जगमोहन जी टिकट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, विधानसभा में मांग रहे हैं, उसके पहले भी मांग रहे थे, लोकसभा में मांग रहे थे, तो वो काम करके मांग रहे हैं, बहुत समय हो गया उनको। और यदि शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है तो मान लीजिए कि उनका काम कहीं ना कहीं पसंद आया होगा, उन्होंने वहां पर जनता के साथ कम्युनिकेशन बढ़िया किया होगा, और वो तो जनता तय करेगी, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो पंकज जी अभी वापस उसी सवाल पर मैं अटका हुआ हूं। इन्होंने 32,000 का आंकड़ा बताया है ना सर, 32,000 का बताया और आप 12,000 सरकारी आंकड़ा बता रहे थे। इतना उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है? मैं किसको सही मानूं और किसको गलत मानूं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं वो आपको जो डेटा है, वो डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि सरकार में सिर्फ 12,800 लोगों को नौकरी जुलाई 31 तक इन्होंने दी है। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा में फर्क आया हो, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है जो इन्हीं की सरकार ने जारी किया है। इन्होंने ये भी जारी किया है कि 8,000 से ज़्यादा कुछ इनको जो पदोन्नति देनी थी वो भी इन्होंने दी है, लेकिन अभी लगभग 1 लाख से ज़्यादा तो शिक्षकों के पद खाली है। और ये अभी कह रहे थे कि 65,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ विचाराधीन है या उस पर प्रोसेस चल रहा है। मैं तो इनसे गुजारिश करूंगा कि 5 आप ऐसी वैकेंसियाँ बता दें जिनमें ये डेटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात 1290 तो चिकित्सकों की भर्ती का सबसे बड़ी बात है, 55,000 तो केवल चिकित्सा विभाग के अंदर हम लोगों ने निकाल रखा है। बिल्कुल सही नहीं है। 12 विभाग के अंदर सवाल कर रहे हो, आपको जवाब भी दे रहे हैं, मौके पे दे रहे हैं। मैं ये कि पंकज जी आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं है। मैंने ये तो नहीं बोला है कि हम दे चुके 1 लाख नौकरियां अब तक। मैंने तो आपको प्रत्यक्ष रूप से बोला कि 32,000 समथिंग दी, और 2 जो आयोजन किए मुख्यमंत्री जी ने रोजगार मेले के, उसके अंदर 27,000 समथिंग नौकरियां दी। ये सब पत्रिका में अभी पंकज जी ने आप कह दीजिए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सरकार लगातार युवाओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए। आप देखिए
बेरोजगारी भत्ते की बात तो इन्होंने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। वैकेंसियों की हम बात कर रहे हैं, लगातार वैकेंसियां बिल्कुल कम है और जो है वो बहुत ही मिनिमाइज वैकेंसियां हैं। इन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, उसका पुनर्गठन करेंगे, एक जॉब कैलेंडर हम लोग जारी करेंगे। इन्होंने जॉब कैलेंडर जारी जरूर किया है लेकिन पूरी जो वैकेंसीज है उसमें नहीं आ पाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये लगातार कहते हैं कि शिक्षा में जो नवाचार की बात हम लोग लगातार कर रहे थे और हमारी सरकार में वो हुए भी थे, भले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर हो या और जो मेडिकल कॉलेजेस खोलने हो, कन्या महाविद्यालय खोलने हो, इनकी सरकार में शिक्षा में तो शिक्षा की बात ही नहीं करते हैं। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी वो लगातार उलझुल बयानबाजी करते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और बिल्कुल निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग वो लगातार करते हैं। मुझे लगता है कि उनको संवेदनशीलता दिखाते हुए राजस्थान की जनता ने उन्हें चुना, आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति छात्र ने उन्हें चुना है, तो उन्हें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा में नवाचार करना चाहिए, राजस्थान को अग्रणी कैसे बनाए उस पर उसको कार्य उनको लगातार कार्य करते रहना चाहिए। आपके ऊपर देखिए ऐसा है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अभी ये आरोप ही लगा सकते हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि काम करो, आरोप लगाने से काम नहीं, या गमछा डांस से भी काम नहीं चलने वाला है। अब रही बात देखिए आप नवाचार की, तो आपको बड़ा अच्छी खुशी भी महसूस होगी कि 2 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके अंदर हिंदी के अंदर पाठ्यक्रम शुरू हो गया। और आप देखिए जो राजस्थान में 90% युवा वो हिंदी मीडियम से है, 10% को इंग्लिश आती है। वो लोग थोड़ा डरते थे, लेकिन अब हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के भी हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं। 75 साल बाद अगर देश में ऐसा हो रहा है कि मोदी जी ने 2022 में उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा, ये आश्वासन दिया जनता को कि हम मेडिकल की जो भी पढ़ाई होगी उसको हिंदी माध्यम से करेंगे या क्षेत्रीय जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें। पंकज जी आप ये देखिए कि ये सब नवाचार का हिस्सा है। स्वच्छता के लिए मोदी जी ने झाड़ू उठाई और शुरू करा। पंकज जी अटल जी ने एक बात बहुत सही कही है, छोटी सी बात है स्वच्छता, लेकिन वो हम आजादी के बाद मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आजादी के बाद की अगर मैं बात करता हूं तो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जो इंग्लिश के लिए खाली एक जो उनका मोनोपोली थी, हिंदी में पाठ्यक्रम जारी किया, तो कहीं ना कहीं जो 90% जो हमारी जो छात्र हैं, जो आवाम है, उनको इसका फायदा मिलेगा। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई सरकार, ठीक है, और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बहुत सारे नवाचार इनको करने हैं वो अभी तक भी धरातल पर नहीं उतरे। मैं आपको एक बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी के सिलेबस में अभी देखा होगा कि किस तरीके से 11th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, शराब पढ़ाई जा रही है, मदिरा पढ़ाया जा रहा है, कि जुआ कैसे खेला जाए वो पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा है कि गोधरा कांड से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से जो स्तरहीन चीज़ें इस समय लगातार शिक्षा मंत्री राजस्थान में करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फिर कहूँगा शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई है। अनर्गल जो जिस तरीके से तथ्यहीन जो फैक्ट थे वो किताबों में शामिल किए गए हैं कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री लगातार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। 30 करोड़ से ज्यादा की किताबें इन्होंने अधिकारियों को खरीदने के लिए दे दी, उनको वापसी करने को बोला, तो ये कहां किस लेवल पे कमी हुई है ये शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए। शिक्षा मंत्री जाकर रोड की बात कर रहे हैं, तो भैया रोड के लिए तो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री रोड पे बात नहीं कर रहे हैं। होम मिनिस्टर है जो मुख्यमंत्री खुद हैं, वो लगातार अपराध राजस्थान में किस तरीके से बढ़ गए। आप सब लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जोधपुर में किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। उससे पहले लगातार जोधपुर में 8 से ज्यादा रेप केसेस 7 दिन में हुए थे। वो सारी व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, जो सिलसिला अभी जारी रहा, आप सुनते रहे उसको, काफी गौर से सुन रहे थे, मैं आपको देख रहा था, काफी कुछ कौतूहल आपके मन में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा कि वो राजनीतिक दल या वो प्रवक्ता क्या जो वादे नहीं करे, जो अपनी सरकार की खूबियों को नहीं बताए, लेकिन मैंने उसके साथ एक बात कहना चाहूंगा, वादे मतलब कोई कुछ भी वादे कर देगा। राजनीति में यही चीज तो समझने की जरूरत है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है कि हम वो काम कर सकते हैं। नहीं देखिए, वादे ही कर देना ये तो थोड़ा सा अचरज की स्थिति है। वादे होते हैं चुनाव से पहले, ठीक है, और दावे होते हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां 32,000 दे दी, 65,000 अभी पाइप में है, चल रही हैं, और 1 साल पूरा होते थे 1,00,000 सवा लाख नौकरियां दे देंगे। इनका कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि ये जो सिर्फ 31 जुलाई तक 12,000 लोगों को दी गई। देखिए, राजस्थान हो या देश का कोई भी राज्य हो, जो जनता है ना, मतदाता जिसको हम कहते हैं, वो इन सब चीजों पे बारीकी नजर रखता है। कई राज्यों में आप देखना, गुजरात है, बीजेपी 4-5 बार से जीत रही है, हरियाणा तीसरी बार जीता उसने, गोवा जीता उसने, उत्तराखंड जीता, मध्य प्रदेश में लगातार जीते, लेकिन राजस्थान में क्यों 40 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं कर पा रही? इसका मैंने पहले भी कई जो डिबेट्स हुई हैं उसमें कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछा है, कि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा अगर काम किया
तो 2003 में क्यों हार गए, 13 में क्यों हार गए, 23 में क्यों हार गए, और बीजेपी 8 और 18 में क्यों हार गई? तो सरकारें हैं जो वादे करती हैं, उनके बाद में जो काम होते हैं उनके दावे करती है, लेकिन यानी काम के आधार पर मूल्यांकन होता है। काम के आधार पर भी मूल्यांकन होता है। और हम अभी आज चर्चा कर रहे हैं उपचुनाव की, तो ठीक है। उपचुनाव में 10 महीने भजनलाल जी सरकार की कामकाज पे इसका कोई हाँ मूल्यांकन सर, वही नहीं मैं होगा। इसी सवाल पे आना ये- चाह रहा था। जिस ये- तरीके से अभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में जो अपनी बात रख रहे थे, वो मुद्दे उठा रहे थे, मुद्दों का जवाब दे रहे थे। क्या लगता है जो 7 सीटें, इन 7 सीटों पर ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे इस पर हावी रहेंगे, मुद्दों से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल मुद्दे नहीं हावी रहते। मुद्दे आप देखिए कि लोकसभा चुनाव था, कितनी बेरोजगारी की कांग्रेस चर्चा करती थी, ठीक है। कितनी महंगाई की चर्चा करती थी, कितनी और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उसको लेके विरोध करती थी। लेकिन जब चुनाव आता है तो वही परिवारवाद, जातिवाद, कोई भी चुनाव हो, जगमोहन जी मीणा ने बहुत अच्छा काम किया होगा, ठीक है। लेकिन दौसा के अंदर जगमोहन जी मीणा रिटायर होने के बाद सरकारी सेवा उससे ज्यादा काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो जीतने वाला कैंडिडेट कौन है? कार्यकर्ता कोई में अहमियत नहीं रखती किसी भी चुनाव में, जीतने वाला कौन है? एक दिन पहले अगर दल बदल करके आता है उसको भी भारतीय जनता पार्टी माला पहना के लड्डू खिला के टिकट देती है, बिल्कुल। और कांग्रेस भी देती है। और ये सभी दल के साथ है ऐसा। ये बिल्कुल। आपको अगर सत्ता में रहना है, चुनाव जीतना है, तो तो चुनाव ये जोड़ तोड़ जीतने- की राजनीति करनी पड़ती है। चुनाव जीतने के पंकज जी, मंत्र पंकज होते जी हैं। आपके पास आ रहा हूं। अभी आनंद जी ने बहुत साफ तौर पर कह दिया है कि मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, और आप मुद्दे उठा रहे हैं, काफी कुछ पॉइंट उठा रहे हैं, उसका जवाब अटल जी दे भी रहे थे। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि निसंदेह तौर पे कुछ चुनावों में हमारे गंभीर मुद्दों को उठाने के बाद भी जनता ने हमें नहीं चुना। आप हरियाणा की बात करेंगे, हमने अग्निवीर जैसे मुद्दों को उठाया जो युवाओं के लिए बहुत जरूरी मुद्दा था, और युवा उस पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हमने महंगाई की बात की, हमने बेरोजगारी की बात की, हमने शिक्षा स्वास्थ्य की बात की। लेकिन देखेंगे कि एक दिन आएगा जब लगातार हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी मुद्दे हैं। ये आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब व्यक्ति को छूने वाले मुद्दे हैं, तो इनकी बात तो किसी भी सरकार को, सत्ता को करनी पड़ेगी। हम सब ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार चुनावों में कभी वो मुजरे की बात करते थे, कभी वो भैंस की बात करते थे, कभी मंगलसूत्र की बात करते थे। अभी वो जो झारखंड और महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं तो लगातार कटेंगे बटेंगे एक ने एक सब कितनी इसके तरीके मतलब की कई बातें सारे कर रहे इसके जो हैं, निहितार्थ भी निकाले गए हैं, चाहे वो कितनी कटेंगे, बातें बटेंगे, वो लगातार जुड़ेंगे, कर रहे हैं। जीतेंगे। वो हर समाज पार्टी में की अपनी विखंडन की अपनी राजनीति वो एक लगातार राजनीति। कर रहे हैं, समाज को बांटने की राजनीति वो कर रहे हैं। और हम लगातार, आप हमारे वरिष्ठ नेताओं को देख लीजिए, खड़गे जी हों, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रदेश के नेता हों, डोटासरा जी हों, आनंद जी अभी सचिन पायलट जी, हम लगातार आनंद जी के सिर्फ पास मुद्दों की मैं आ बात रहा कर रहे हूं। हैं। अभी एक इन्होंने एक जो शब्द का जो अभी जिक्र किया वो काफी चर्चा रहा है इन दिनों, राजनीति में काफी कुछ चर्चा रही। कटेंगे तो बटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये काफी चर्चा में सुनने में आए। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल हर चुनाव में अलग अलग राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग होती है। जो अभी आपने जिस चीज़ का उदाहरण दिया, अभी मैं 7-8 दिन महाराष्ट्र में था, वहाँ निश्चित रूप से ये मुद्दे उठ रहे हैं। और राजनीतिक दलों का जो अपनी विचारधारा को लेकर जो उनका रवैया होता है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी विचारधारा की बात कहती है। आज से नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो जनसंघ के कश्मीर हमारा संस्थापक से है, लेकर। भाजपा ने उठाया उसको, 370 को हटाया। लेकिन मूल जो हमारा सवाल है कि मतदाता जो पूरे 360 दिन 350 दिन जो 11 महीने तक या 5 साल 4 साल 11 महीने तक वो बात करता है मुद्दों की, महंगाई की, बेरोजगारी की। लेकिन जब चुनाव आता है ना, तो जातिवाद, परिवारवाद, धनबल, इन सब में उलझ जाता है। और राजनीतिक से कैसे बचा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है सर। बचने का एक बहुत अच्छा है जो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है। निश्चित रूप से आप देखिए 52 में, 57 में, 62 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। आज आप ये देखिए कि नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, फिर जनवरी से आचार संहिता लग गई लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के चुनाव आ गए, उनके नतीजे आए। उसके बाद महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव आ गए, इनके नतीजे आएंगे। दिल्ली की अधिसूचना पूरे जारी। साल जो हमारा देश है वो वो चुनावी चुनावी डूबा प्रक्रिया में रहता है, आचार और संहिता रहती है। और इसकी वजह से जो कटुता है राजनीतिक दलों में, ठीक है। वो जो भाषणों में जो आती है, क्योंकि हर राजनीतिक दल का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना, चुनाव जीतना रह गया है। वो पार्टियां खत्म हो गई कि जो हम विचारधारा की बात, विचारधारा को लेके आप कब तक घूमोगे? जब सत्ता होगी तब आप विचारधारा पे अमल करने की बात करोगे। तो एक चुनाव अगर एक देश में होता है, उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं कि एक
साथ इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कैसे, लेकिन अगर उस दिशा में देश बढ़े आगे सर्वसम्मति सहमति बनके, तो ये जो आए दिन के चुनाव होने वाले हैं ना, ये जो मतलब एक नई लकीर खींचने की ये बात खर्चा होता है, एक चुनाव होंगे, एक देश में एक चुनाव होंगे, तो जो आए दिन जो आचार संहिता लगी रहती है, सारी जो बिल्कुल, मशीनरी इसमें लगी और रहती है, इतना राजनीतिक- पैसा व्यय होता है, उससे बचेंगे। बिल्कुल। अटल जी के पास मैं आना चाहूंगा। अटल जी, जिस तरीके से अब हम थोड़ी सीट पर बात कर लेते हैं, जो राजकुमार रोत थे वहां से सांसद बन गए हैं 84 से जो मामला त्रिकोणीय चल रहा है, क्या लगता है आपको? अभी राधा मोहन दास अग्रवाल आए थे, आपके प्रभारी हैं पार्टी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम 84 सीट जीतेंगे, जबकि वहां पर पिछली बार जो जीत का आंकड़ा था, जो अंतर था, वो तकरीबन 70,000 का था। आप कैसे इस चीज को पाट पाएंगे? देखिए, बेसिकली फिर आप अतीक जी वहीं पर आ जाइए, ठीक है, ये आंकड़ों पे मत जाइए। बात ये है कि आप समीक्षा आप माइक्रो लेवल पे किस तरीके से करते हो, और जो है ना कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, इस तरीके के जो जुमलेबाजी है या जातियों में बांटने का जो एक पर्टिकुलर सिलसिला जारी है, तो क्षेत्र के नाम पे बांटने की बात, कभी भाषा के नाम पे बांटने की बात, तो ये नहीं है। हमारा एक सिंपल सी बात है, लेकिन वो संगठन में बांटने की बात लगाते हैं। मैं क्या कहा, पंकज जी का साफ तौर पर कहना था कि यही तो बात है कि उसका मतलब समझो, संगठन में शक्ति है, इसको कैसे कहोगे आप? इसको इसी तरीके से कह सकते हो, ये कहने के प्रकार है बिल्कुल, कि आप अगर संगठित रहोगे तो आपकी विचारधारा, संस्कृति आगे बढ़ेगी और वरना खत्म हो जाएगा। आप जो कह रहे थे, और सुनिए, 84 की भी बात में मेरी बात कंप्लीट कर देता हूँ कि देखिए 84 के अंदर भी मैं कांग्रेस और इनसे बात कर लेता हूं कि लोकसभा के अंदर ये, क्योंकि विचारधारा के साथ नहीं जुड़े हुए थे ना, विचारधारा के साथ जब गठबंधन होता है तो लंबा चलता है, दोस्ती भी एक साथ अच्छे विचार की, मतलब अच्छे हो या बुरे हो, सेम फेदर फ्लाई टुगेदर जैसा सा मामला होता है, तो लंबा चलता है। लेकिन जब केवल सत्ता की लूट के लिए गठबंधन बनाए जाते हैं, तो उसका हश्र अभी जैसा हुआ कि नहीं, हमारा तो लोकसभा में है, विधानसभा में नहीं है, हमें बुलाया नहीं गया, हमारा तो ऐसा था वैसा था, ऐसे बहुत सारी बातें आएगी। तो अब 84 के अंदर लोग समझ गए हैं कि आदिवासी और ये इनका कोई लाभ नहीं करने वाले हैं, ये लोग तो सत्ता के लुटेरे हैं, और इसके कारण से देखिए अतीक जी, ये लगातार जो बात कर रहे हैं, इनकी दो बड़ी बातें इन्होंने कही, जो कटेंगे और बटेंगे वाली बात पे इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो संगठन से जोड़ने की बात कर रहे हैं, सत्ता और संगठन से जोड़ने की बात है, लेकिन जोड़ने की बात कर रहे हैं इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैं कई वीडियोस बता सकता हूं, जिसमें उन्होंने खुलेआम केवल धर्म और जाति की बात लगातार वो कर रहे हैं, और किस तरीके से लोगों को बांटने की राजनीति वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है, और उसी लाइन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से गठबंधन को केवल लूटने के लिए, मैं इनको कहता हूं कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व पे गठबंधन था, केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर गठबंधन आज भी है, लेकिन राज्य स्तर पे हमारे नेतृत्व ने फैसला किया कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। अगर ये अगर मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये कैसी दोस्ती हुई? मतलब आप मेरे पास रहेंगे तो आप दुश्मन है, दूर रहेंगे दूर से हम टाटा बाय बाय। लूटने खसोटने की राजनीति बीजेपी करती है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से इन्होंने एमएलएस को खरीदने का काम किया, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से झारखंड में इन्होंने एमएलएस को खरीदने का काम किया, किस तरीके से हमने पिछली सरकार में राजस्थान में भी देखा, किस तरीके ये लगातार सरकारों को तोड़ने, एमएलएस को खरीदने का काम करते आए। चुनाव चल रहे थे तो आरएलपी से आपने गठबंधन किया, लेकिन इस बार जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो बात क्यों नहीं बन पाई, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय स्तर पे जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उन कॉमन मिनिमम प्रोग्रामों के तहत हम लोगों ने गठबंधन किया हुआ। राजस्थान में हमारा ऐसा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था नहीं, तो हम लोगों ने अलग अलग लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि चुनाव लड़ना सबका अधिकार, सबने ये फैसला किया कि सभी पार्टी के अपने अपने जो अधिकृत प्रत्याशी उनको चुनाव लड़वाएंगे। पंकज, अभी आप एक चीज क्लियर करिए, अभी आप गठबंधन में हैं कि नहीं है, ये चीज क्लियर करिए। आप गठबंधन में होने की बात कर रहे हैं और गठबंधन में नहीं भी है, एक चीज बताइए, एक लाइन तो होती है ना किसी। देखिए, मैं बार बार में ये चीज कह रहा हूँ कि जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पे है, जो इंडिया गठबंधन हमारा केंद्रीय नेतृत्व के लेवल पे, वहां पे गठबंधन में है, राज्य स्तर में हम लोग गठबंधन में नहीं है। इसी कारण से माननीय प्रभारी जी ने कहा है कि अब की बार का स्कोर 7-0 होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता 70,000 से लीड थी या इतने से, वो कुछ नहीं। कारण कि इन लोगों में फूट है, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज है ही। ये केवल जनता को भी पता है कि ये कंफ्यूजन में उन्होंने वोट दे दिया पिछली बार।
अब की बार ये संभव होगा नहीं, और अब की बार इसी कारण से हम बहुत आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे लीड करेगी। आनंद जी, झुंझुनू की बात करते हैं। झुंझुनू में जिस तरीके से जो ब्रजेंद्र दौला सांसद बने, उनके बेटे को टिकट दिया गया, जबकि जो अल्पसंख्यक समाज था वो खुल करके आगे आ रहा था कि इस बार अल्पसंख्यक समाज से किसी को टिकट दिया जाए। टिकट नहीं दिया गया, परिवारवाद को जिस तरीके से देते हुए टिकट दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यक फैक्टर था ये कांग्रेस को कुछ नुकसान दे पाएगा? क्या ये बीजेपी के खाते में जाएगा, बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, या फिर इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र गुढ़ा या अल्पसंख्यक के कोई कैंडिडेट खड़े हैं उनसे कोई कांग्रेस को नुकसान होने वाला है जी। वहाँ लड़ाई दोनों तरफ, जहाँ पे कांग्रेस के साथ में अगर राजेंद्र गुढ़ा खड़े हैं और ये लगता है कि कुछ मुस्लिम वोट उनकी तरफ चले जाएंगे, तो आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो पिछली बार बागी लड़ा था, और बीजेपी की ऑफिशियल कैंडिडेट बबलू चौधरी से ज्यादा 42,000 वोट लिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने बबलू चौधरी को मना भले लिया हो, लेकिन अंदर खाने में जो मैं इसे भीतर का नहीं कहूंगा, लेकिन जो बबलू चौधरी अपने चुनाव के लिए जिस तरह लगे थे उस तरह नहीं लग रहे हैं। और जहां तक अल्पसंख्यक वोटों का सवाल है, अल्पसंख्यक वोट आज की तारीख में उसके साथ जाएगा जो बीजेपी के साथ मुकाबले में है। ठीक है। तीसरी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक के जाने के राजस्थान में आज तक तो कोई उदाहरण या प्रमाण मिलते नहीं है। और रणवीर गुढ़ा का वो क्षेत्र नहीं है, वो उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ते थे, पहले सरकार के अंदर रहे, फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ भी कई लाल डायरी और वो की, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व के लिए चर्चाओं में, राजनीति में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी राजेंद्र गुढ़ा से वहां पे मैं नहीं मानता कि वहां कोई त्रिकोणीय चुनाव है। वहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और अमित ओला के बीच में। बिल्कुल। पंकज, आपने देवरी उनियारा से केसी मीणा को तो टिकट दे दिया, लेकिन एक और जो दावेदार थे वो बहुत मजबूती से दमखम भर रहे थे, नरेश मीणा, वो बागी हो गए। वो उनको आप मना ही नहीं पाए, वो मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या बात होगी कि आप उनको मनाने में कामयाब नहीं हो, जबकि बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने कई सीटों पर ऐसा किया है कि कई सारे बागियों को मिला लिया है। तो क्या लगता है आपको इसका कुछ खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? पंकज नहीं, देखिए, खामियाजा बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो प्रदेश नेतृत्व में ने लगातार बात की थी नरेश मीणा जी से जी। और वो जब नॉमिनेशन फाइल करने गए तो उससे 1 घंटे पहले वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ थे। ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ने भी कहा है पब्लिकली कि उनसे बात की थी, लेकिन वो लगातार, क्योंकि पहले वो छबड़ा से लड़े, फिर वो दौसा पे अपना क्लेम कर रहे थे, फिर अब उन्होंने देवली उनियारा से चुनाव लड़ा। तो देखिए, जब कोई राजनीति करता है तो कोई जनता की सेवा करता है, तो आप लगातार एक क्षेत्र की जनता के बीच काम करते हैं। अब आप हर जगह चुनाव हो उस समय अपना टिकट मांगने लग जाए तो ये न्यायोचित नहीं है। और आखिर में, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन पार्टी ने उनको, अब क्योंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है पार्टी की सदस्यता से। और मुझे लगता है कि देवली उनियारा सीट से कांग्रेस अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। नरेश मीणा जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, काफी कुछ दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केसी मीणा है। और अगर हम राजेंद्र गुर्जर की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम पिछली बार की अगर बात करते हैं, जो रिजल्ट आया था उसमें जो हार जीत का जो आंकड़ा था वो महज 19,000 का ही था, 19,000 के आसपास का ही था। तो क्या लगता है अगर नरेश मीणा अपने समाज को गोलबंद कर लेते हैं, कुछ अगर मीणा समुदाय का वोट अगर इनकी तरफ आता है या कुछ अपने व्यक्तिगत संबंधों पर वोट कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका सीधा नुकसान मुझे लगता है कि आपको हो सकता है? नहीं, देखिए, समाज का अगर आप बात करेंगे तो सामाजिक वोट तो केसी मीणा जी वहाँ मीणा जाति से आते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज के वोट उनको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लोकल भी हैं। आप ये देखिए, वो लोकल कैंडिडेट भी हैं। नरेश मीणा खुद छबड़ा के हैं और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ जो भीड़ भी आप बोल रहे हैं, जिस भीड़ की बात कर रहे हैं, वो भी ज़्यादातर भीड़ बाहरी भीड़ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ निश्चित तौर पे सर्व समाज का वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेगा और वो बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में जो हमारे देवली उनियारा के एमएलए थे हरिश्चंद्र मीणा जी, वो सांसद के रूप में जीते भी हैं। तो ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं, वहाँ पे आराम से हम सीट निकालेंगे। अटल जी काफ़ी आसानी से बता दे रहे हैं कि जो वहाँ पर कोई किसी तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि इनके बीच से, इनके परिवार से एक आदमी निकल करके इनके वोटों को काट रहा है। क्या लगता है इसको फायदा आपको मिलेगा इसका? इसके अलावा एक और, हरीश मीणा जी के भाई नमो नारायण मीणा जी ने भी कहा कि मुझे धोखा दिया गया है। तो आप उसको भी आप समझिए कि नाराजगी उस खेमे में भी है कि वहां पर से भी इनके बहुत सारे इनके भीतरघात होना ही है। बेसिकली जब विचारधारा नहीं होती तो सारे ही कैंडिडेट उस वक्त बोलते हैं हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए, नहीं देंगे तो वो काटेंगे। तो जो भी उनका होगा, ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, इसमें तो मैं क्या कहूँ। लेकिन
हाँ, वही हमारे जो प्रभारी जी और माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं 7-0 रहने वाला है, तो आप खुद ही देख लीजिए। आनंद जी, जो रामगढ़ सीट है वहां पर आर्यन जुबैर को उतारा गया है, जो कि जुबैर खान के बेटे थे। एक जो जिस तरह की सहानुभूति कार्ड खेला गया है, लेकिन अब कई बार समाज को देखते हैं तो वहां पर कई बार ध्रुवीकरण की भी बात आती है। क्या लगता है आपको, इस सहानुभूति कार्ड से कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, सहानुभूति मैं मानता हूं कि राजनीति में जो निधन के कारण चुनाव होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, कोई रोड एक्सीडेंट में राजेश पायलट जी की डेथ हुई, वहां तो सहानुभूति मिलती है। लेकिन जुबैर खान जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी से उनका निधन हुआ है। तो बीमारी से निधन के कारण अगर सलूम्बर में भाजपा ये सोचती है कि हमको सहानुभूति मिलेगी और रामगढ़ में अगर कांग्रेस ये सोचती है कि हमको सहानुभूति मिलेगी, मैं नहीं मानता कि ऐसे चुनाव में कोई सहानुभूति की वजह से चुनाव मतलब जीते जा सकते हैं या उसका कोई फर्क पड़ता है। तो क्या लगता है सलूम्बर सीट पे भी ऐसी कुछ स्थिति बनेगी? क्योंकि सलूम्बर सीट से भी इन्होंने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए शांता देवी को टिकट दिया है। ये आज एक चलन हो गया, जो मैंने पहले भी कहा कि परिवारवाद वाला अर्जुन लाल जी मीणा जिनका निधन हुआ सलूम्बर से, उनकी पत्नी राजनीति में कितनी सक्रिय थी, उनसे अच्छे बहुत कार्यकर्ता थे, बहुत कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि ये जो 7 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रबंधन है वो बहुत बेहतर ढंग से आया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितनी बिखरी लग रही थी, राहुल कसबा का टिकट कटने के बाद जो शेखावाटी की 3 सीटों के हालात हुए और उसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में भी इतना अच्छा चुनावी प्रबंधन कर रही है कि उसने अपने किसी कैंडिडेट जो मांग रहे थे टिकट, उनको ना तो बागी होने दिया और सबको संभलाया। और कांग्रेस जो कर सकती थी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उनके भी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कांग्रेस कई सीटों पर ऐसा नहीं कर पाई। और जो आपने इससे पहले चुनावी जो प्रबंधन है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल रहती है। नहीं, विफल नहीं रहती है। मैं इस चुनाव की कर रहा हूं, हर चुनाव की मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस विफल रहती है। मैं राजस्थान पर केंद्रित कर रहा हूं। जैसा आपने कहा कि चुनाव के अंदर जो समीकरण बनते हैं, अगर आरएलपी और बीएपी से कांग्रेस का पैक्ट होता, वो दो सीट मांग रहे थे, दोनों एक सीट पे कांग्रेस अगर चाहती और उनको करती तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता। लेकिन चुनाव जो विधानसभा का या लोकसभा का होता है, वहां चुनाव था कांग्रेस, बीएपी और आरएलपी के लिए मोदी जी को रोकने का। यहाँ चुनाव है अपनी शक्ति दिखाने का। यहाँ इन चुनाव से सत्ता नहीं बन रही, ना किसी की सत्ता जा रही है। 7 में से 4 जीत गए, 5 जीत गए, 2 जीते, 1 जीते, उससे सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए बाप को भी लगता है और आरएलपी को भी लगता है कि हम अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाएं, और कांग्रेस को लगता है कि अगर हम हर बार खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल को दे देंगे, 84 सीट राजकुमार रोत या बाप पार्टी को दे देंगे, तो हमारा कार्यकर्ता कहां जाएगा। इसलिए जो इन्होंने कहा, मैं उससे आंशिक रूप से सहमत हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कई बार फैसले होते हैं भारतीय जनता पार्टी भी करती है। गोवा के अंदर चुनाव लड़ती है, लोकसभा के अंदर दोनों सीटें भाजपा लड़ती है, लेकिन जब विधानसभा की होती है तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को भी 1 सीट देती है। ये एक हर पार्टी का होता है। रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले हैं जो केंद्र में मंत्री है भाजपा की सरकार में, और पिछली बार भी थे, उनकी पार्टी को 1 भी सीट नहीं दी गठबंधन में जब वहां महायुति बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट से, अपने चुनने पे उनके कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है मुंबई के अंदर। तो ये हर जगह हर पार्टियों के जोड़ तोड़ की जो जिस तरीके राजनीति होती है, कहीं हित होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान उठा करके भी साथ बनाए रखना पड़ता है। बिल्कुल। पंकज, आपके ऊपर एक छोटा सा आरोप लगाया अभी सर ने, जिस तरीके से बताया कि जो चुनावी मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं आप लोग भाजपा के मुकाबले। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो 7 सीटें जो हो रही हैं उस पर कैसी आपने रणनीति बनाई है, क्या कुछ आपने बना रखा है, उस पर थोड़ा सा बताएं। ये देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और पिछले 10 महीने का जो कार्यकाल भाजपा का रहा है, जो कुशासन भाजपा का रहा है, उसके खिलाफ हम लगातार जनता के बीच जाकर उनको जनता को अवेयर कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। आप देखें भिवाड़ी देखें, भरतपुर देखें, जयपुर देखें, जोधपुर देखें, लगातार महिलाओं के साथ जो जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, रेप केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप देखेंगे चोरी डकैती हो रही है। जयपुर में कल 2 दिन पहले राजा पार्क में डकैती हुई, उससे पहले भिवाड़ी में ज्वेलर्स के शोरूम को लूटा गया। आप देखें किस तरीके से लगातार किसान परेशान है। किसान को रबी की फसल का टाइम है, बिजली टाइम पे नहीं मिल रही, 6 घंटे की जो कम से कम बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 12 से ज़्यादा जिले तो ये ऐसे हैं जिनमें 1 कट्टा तक भी नहीं पहुंचा है खाद का। स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है। शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा पे कोई नवाचार शिक्षा मंत्री ने नहीं किया है।
तो लगातार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो लगातार रुकी हुई है। आप आरजीएचएस की बात करेंगे तो वो उसमें लोगों का उपचार ही नहीं हो रहा। आरजीएचएस पे जो स्वास्थ्य इंश्योरेंस हम लोगों ने दिया था, जो चिरंजीवी योजना हम लोगों ने दी थी, वो बंद कर दिया आपने, फ्री दवाई योजनाएं बंद कर दी। तो जिस तरीके से व्यवस्था पूरे राजस्थान की चरमरा गई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इन मुद्दों का ध्यान रखेगी और हमें चुनने का काम करेगी। क्या है कि पंकज जी आज वास्तव में डेटा के साथ नहीं बैठे हैं। मैं ये मतलब बिल्कुल आज कह सकता हूँ, मैं किसी भी डेटा पे डिबेट कर सकता हूँ। ये ऑन एयर ऐसा कह रहे हैं डेटा नहीं है, मैं डेटा के साथ ये कह सकता हूँ। इसलिए कि क्राइम के वो कह रहे हैं डेटा के साथ बैठे हुए और मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसकी बात मानिए जाए, नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अतीक जी मैं आपको बता देता हूँ, पिछले महिलाओं के प्रति जो कन्विक्शन रेट है, महिलाओं के प्रति जो कन्विक्शन रेट है, हमारी सरकार में हम लोगों ने एफआईआर मैंडेटरी की। ये लोग तो एफआईआर तक नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात थी माइनर्स के प्रति जो केसेस बढ़े हैं, उनके अगेंस्ट जो रेप केसेस बढ़े हैं 10% से ज्यादा बढ़े, 8.57% मेजर के प्रति बढ़ते हैं लगातार ये चीज। और ये आप देखेंगे पेंडेंसी रेट इनके पास में 50% से ज्यादा पेंडेंसी रेट है। तो सिर्फ ये कह देना ऑन एयर कि इनके पास डेटा नहीं है, ये सही नहीं है। और आप जो लगातार उस समय 12,000 के डेटा की बात की थी, वो मैं दिखा देता हूँ। और उसमें साफ आया कि पिछले साल की तुलना में वो डेटा निकाल रहे हैं, वो आपको बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करेंगे, नहीं दिखा पाएंगे, बिल्कुल बात करेंगे आपसे इस तरीके से, वो देख रहे हैं और डेटा के नाम बताएंगे। 8.1 है ना 1-2% का डिफरेंस मतलब कम हुआ है क्राइम रेट, और महिलाओं के प्रति क्राइम रेट 7.12% के करीब कम हुआ है। तो जो क्राइम रेट कम हुआ है, आप लगातार हुआ है, ये सभी न्यूज चैनल आप दिखा रहे हैं। ऐसा है अतीक जी, चैनल सभी न्यूज चैनल में ये चला है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं कोई मेरे पर्सनल डेटा 12,961 तो इस कारण से जॉब्स हैं, इस इनका डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है आपको कि ये ढंग से अगर कोई डेटा दिखा दिया, नहीं क्या दिखा दिया आईएलओ, ये फालतू यही बोल रहा हूं कि उस तरीके के टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या दिखा राजस्थान में जो जबरदस्त उनके ऊपर पूरी स्टोरी ये आप उसमें पूरा डेटा दिया उन्होंने। इसके अलावा जो इनकी खुद की साइट्स है, मैं तो आपके यही इसी लगातार जिस तरीके से केवल आरोप की राजनीति करके आरोपों से पल्ला झाड़ लेते हैं, जनता के हितों में काम नहीं करते। दूरदर्शन है वो डेटा को निकाले और वो दिखाए। तो आपके और पास मैं कह रहा हूँ करेक्ट डेटा, एग्जैक्ट डेटा आप बता दीजिए ना कि 32,000 से ऊपर 32,000 समथिंग के करीब जॉब ये दे दी गई है। कहां से आपके पास डेटा कहां से आया है? अरे ये सारे रोजगार विभाग से आते हैं, डेटा बताते हैं। मैं 1 बाय 1 शिक्षा में इन्होंने 3,547 लोगों को नौकरियां दी है। तभी मैं बोल रहा हूँ इनको वरिष्ठ अध्यापक के लिए इन्होंने 8,193 लोगों को नौकरियां दी है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को इन्होंने 98 लोगों को नौकरी दी है। 544 लोग कंप्यूटर निर्देशक के लिए 544 लोग को खाली कंप्यूटर निर्देशक दिया गया है। ये मेरे पास डेटा है। ये किसकी सरकार का डेटा है? ये किस कहां से डेटा आप लेकर के आए? थोड़ा प्रकाश डालिए आप। इन्हीं की सरकार ने जारी किया, सरकार का सरकार के ऑफिशियल जारी किया है। प्रवक्ता बैठे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, न्यूज चैनल्स में आ चुका है, पत्रिका भास्कर सब में आ चुका है, जो और उसके बावजूद भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ 27,000 समथिंग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर नहीं हो पाएंगे। वो ये कह रहे सरकारी डेटा मेरे पास भी है और बीजेपी भी कह रही कि मेरे पास सरकारी डेटा। इस बीच में जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं उनका भी कहना है, वो कुछ इस बात पे कहना चाह रहे, क्योंकि वो काफी गौर से चीजों को सुन रहे हैं। इन डेटा की जो गणित है, अंक गणित में वो बीच में आना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं डेटा के अंक गणित के बीच में नहीं आना चाहूंगा। इनके अपने डेटा है, इनके ये इन्होंने पहले भी बताया कि 31 जुलाई तक के हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 3 महीने में हो सकता है, बड़े हुए डेटा पर। मैं कह रहा हूँ कि अगर स्वास्थ्य विभाग में रोजगार चिकित्सा नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही, तो राजनीतिक दलों को एक सदन में संघर्ष करने का अवसर मिलता है, एक सड़क पे संघर्ष करने का। कांग्रेस ने पिछले 10 महीने में कौन सा बड़ा आंदोलन किया? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनको लगता है कि मैं अब जाने वाला हूं, उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। तो कांग्रेस जो एक चुनावी इतनी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी 1885 की बनी हुई पार्टी है, वो आज उस लोकसभा चुनाव के बाद जो उसको एक ऑक्सीजन मिली थी, भाजपा को 14 सीटों पर रोकने के
वजह से उसका वो लाभ अब नहीं उठा पा रही, सड़क पे तो उठाते हुए नहीं दिख रहा। आज बयान आप चैनलों में दे दो कि ये आंकड़े, इससे जनता पे असर नहीं पड़ता। कांग्रेस अगर प्रतिपक्ष में है तो उसको प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। सिर्फ बयान देने से या टीवी चैनल में बाइट देने से सही बात है, अपोजिशन की बड़ी भूमिका बात नहीं आपने होती, कही। चाहे कोई जिस सी भी तरीके से राजनीतिक दल हो। हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो उस समय भी काफी मुद्दे और काफी जो है आंकड़े लेकर के ये लोग मैदान में उतरे थे, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा उसको सामने रहा। पंकज कुछ कहना चाह रहे हैं आप आनंद जी के साथ अपनी आनंद बात सर ने जोड़ते जो हुए? एक बात कही ना, देखिए हम विपक्ष में रहते हैं, दो जगह लड़ सकते हैं, एक जमीन पे और एक सदन में। सदन में आप चौंक जाएंगे, और आनंद सर को भी शायद मुझे लगता है पता है या नहीं पता कि पहली बार ऐसा हुआ है विधानसभा के इतिहास में कि लॉ एंड ऑर्डर पे इस सरकार ने कोई चर्चा तक नहीं की है। लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग की, टीकाराम जूली जी ने भी, हमारे अध्यक्ष जो डोटासरा जी उन्होंने भी मांग की, लेकिन इस बार सरकार ने कोई भी चर्चा नहीं की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, पहली चीज। दूसरी बात आपने कहा जमीन पे पिछले 10 महीनों में लगभग 8 से ज्यादा लगातार हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए हैं, जिले में भी किए हैं, ब्लॉक में भी किए हैं, मंडल में भी किए हैं, और जो प्रदेश की राजधानी जयपुर वहां पे भी लगातार हम लोगों ने किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो मूल चरित्र है कि वो विपक्ष की बात को तो हमेशा कभी सुनने में ही विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं तो यहां से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जो जनता है रात की कतार में बैठे उनके मुद्दों के लिए, उनके जनहित के लिए काम किए जाने चाहिए। इन्होंने आपके ऊपर सीधे आरोप लगा दिए कि जो है व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, उसको लेकर कभी एक भी बैठक नहीं की गई, उसमें कोई चर्चा नहीं की गई, सीधे खारिज कर दे रहे हैं आपकी बात। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी बार आपने जगह जगह, मतलब विधानसभाओं में भी और संसद में भी, इनको अगर मुद्दा मिल जाए तो ये सदन चलने ही नहीं देते। ये इस तरीके की बदतमीजियों तक कर देते हैं कि सदन तो नहीं चलने देते। सदन अगर आराम से चल रहा है तो इसका मतलब हमारा काम ठीक ही चल रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा की बात की, देखिए आप कि इनका हरियाणा का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि यदि हमारी हरियाणा में सरकार बनी, 5वें नंबर का पॉइंट है, आप उठा के देख लेना, तो हम यमुना जल समझौता जो राजस्थान के साथ हरियाणा का हुआ है उसे खत्म कर देंगे। राजस्थान में किसानों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि यमुना जल समझौता हुआ ही नहीं। अभी तक अब आप बताइए, इस तरीके से इतने फॉल्स कमिटमेंट, 8,500 लोकसभा में देखा ना, 8,500 रुपए हम बेरोजगारों को देंगे, 1 लाख रुपए हम महिलाओं को देंगे। अरे क्या दोगे वहां पर? और फॉर्म भराए जा रहे हैं। अरे हद तो आप देखो कि किस तरीके से फॉल्स कमिटमेंट, वहां भीड़ लग गई। तो इस तरीके के गुमराह करने कब तक? ये कह रहे हैं ना, एक बार तो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, वो जरूर बात मानेगा। बिल्कुल, अभी तक आरोप मूर्ख लगा रहे थे आप, लेकिन ये प्रक्रिया उस आशा में बैठे हैं कि फिर दोबारा से एक बार मूर्ख अटल जी आपको मैं रोकना चाहूंगा, अटल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं इनके पास जा रहा हूं। पंकज जी, अभी तक आपके ऊपर आरोप अब लगना शुरू हो गए जिस तरीके से कि आप भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति, किसानों को भी आपने भ्रमित किया जिस तरीके से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी देर से आप कुछ देखिए, मैं बिल्कुल हर सवाल का जवाब देना चाहूंगा और हर आरोप का भी जवाब दूंगा। जिस तरीके से कह रहे हैं यमुना जल समझौते, देखिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने ERCP जल समझौता कर लिया, यमुना जल समझौता कर लिया। MOU ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना पब्लिक डोमेन में कहीं है, ना खुद मुख्यमंत्री जी ने देखा, पहली चीज। दूसरी बात, जिस पॉइंट की ये बात कर रहे हैं, खुद जिस समय उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में कहा है कि हमारे हिस्से के पानी से इतना सा भी पानी हम राजस्थान को नहीं देंगे। अब आप सुन लीजिए, गुमराह नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे मेरी बात हुआ है, सुन लीजिए ना, आप क्या कहते हो? सुन लीजिए ना, और अगर नहीं कहते, आप कह रहे हो कि नहीं हुआ, सुन लीजिए। अच्छा, मैं आपकी बातों, अरे मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो, गुमराह मत करो, नहीं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको जवाब दे रहा हूं कि हमने कोई गुमराह नहीं कर रहा, मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ERCP जल समझौता होना था। जब कोई हमारी सरकार यहाँ हुआ करती थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हुआ करते, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कोई उस पर सपोर्ट नहीं किया, पहली चीज। अब चूंकि केवल इतना बता दीजिए सर, मेरे को मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके तथ्य गलत है। आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके तथ्य गलत है। आप इंटरप्ट मत कीजिए के लिए
कृषि के सुन लिए लीजिए ना, अरे सर, सुन पीने लीजिए के ना, लिए सुन मेरे को लीजिए। केवल इतना मेरी बता दो, बात सुनिए ना तो फिर मैं समझ में आप केवल सुनिए। ये रटा नहीं, करके रटे आओ बात नहीं है, कि मैं तो RCP आपको फैक्ट बताओ बोल ना, रहा हूं। अटल मैं तो आपको तक फैक्ट पहुंच बोल रहा हूं। चाहिए आप था। मुझे पंकज मैं आपके पास आ रहा हूं। आप पंकज ये बोलने बताइए देंगे तो अपनी बात कैसे ईआरसीपी बोलो को आप। लेकर के जो जिस तीनों तरीके में से कितना सीएम क्यूबिक भजनलाल मीटर शर्मा ने पानी जो चाहिए? बैठक आप की, क्या चर्चा की, मुद्दा उसमें था? तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं सही अब बात सुनता आप। हूं आप आपकी मुझे बात। बता दीजिए ना कितने हिस्से का राजस्थान का कितना अरे, पैसा था, केंद्र ने कितना फिर पैसा कोई दिया। बात- हाँ, मैं बता देता हूं। बातें करने मैं से कुछ बता नहीं होता देता है। हूं। ठीक है, आपके खुद ठीक है, के मैं नेता ने उसमें मैं कहा, रोकना चाहूंगा बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आप कोई ये नहीं बताइए राजस्थान को बांध। पंकज मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जैसे इस तरीके ईआरसीपी को लेकर के जो बैठकें हुई हैं, कई सारे एमओयूज पे साइन हुए हैं, क्या लगता है आपको वो फेक है, अगर वो नहीं माना जाएगा उसको? बिल्कुल, हमारे कई सारी खबरें आप समाज तो में आई, ऐसा समाचारों है, में आई, आप लोगों ने अपने पढ़ी, विश्लेषण और ये में बगल में या- बैठे हुए हैं हमारे साथ में प्रवक्ता बैठे हुए बीजेपी के, इनका मैं भी तो साफ इनको तौर पर चैलेंज कहना दे है रहा हूं, किसकी आप बात इनको मानी जितना जाएगी? चाहे उतना टाइम दे दें। ये एमओयू बता दें, ये प्रदेश प्रवक्ता है, अरे, MOU अधिकृत क्या मैं प्रवक्ता बता है। देता हूं ना इनके कि मुख्यमंत्री चलिए, के पास प्रवक्ता कितना इनके नहीं है, बिलियन इनके पानी मुख्यमंत्री चाहिए के था। पास एमओयू की क्या कॉपी नहीं है। MOU हुआ है? मैं चैलेंज और के साथ कह रहा हूं, धीरे-धीरे इनके आएगा। मुख्यमंत्री के हर पास चीज कॉपी नहीं है। अटल जी ये कैसा एमओयू? अटल जी ये बताइए किस तरीके से एमओयू है कि आपके पास एमओयू नहीं है? ये वोटों की ऐसा राजनीति नहीं करने है। का काम कर रहे हैं एक बात लगातार। बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी झूठा घोषणा करेंगे? और सही जाकर के आ सकते थे, इस तरह की घोषणा करनी होती चलिए, तो ठीक है। आप भी कर देते, आपने नहीं किया हम ना, नहीं करते ना तो झूठी हम घोषणाएं। तो हम मैं झूठी यही बोल रहा हूँ, घोषणाएं बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं आप होता करते है, हो, बिल्कुल ऐसा है। पंकज जी वो और ERCP अटल जी, आप सभी को मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त का हमारे पास कमी है। जिस तरीके से हमने कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन चुनावों को लेकर के बातचीत की, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा लगातार। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। इसी बीच में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आनंद मिश्रा भी मौजूद रहे, उन्होंने भी अपनी जो तार्किकता थी उससे हम लोगों को रूबरू कराया। लेकिन जो आने वाले समय में 23 तारीख को जो उपचुनाव को लेकर 7 सीटों के जो नतीजे आएंगे वो क्या कुछ होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर रहे हैं, फील्ड में जा करके तैयारियां कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हम देखते हैं कि क्या कुछ परिणाम आएंगे। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले एजेंडा में आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात कुछ और ऐसे ही विषयों के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आप अपने सभी जो गेस्ट हैं, सभी मेहमान हैं, उनसे हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पंकज जी आपको भी धन्यवाद, आनंद सर आपका भी बहुत बहुत आभार, और उसके अलावा अटल जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे पर, नई चर्चा के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।